कभी सोचा है कि एक ही नदी के 7 अलग-अलग नाम कैसे हो सकते हैं? आज हम ब्रह्मपुत्र की उसी अविश्वसनीय यात्रा पर निकलेंगे जो एशिया की सबसे शक्तिशाली और जीवन देने वाली नदियों में से एक है। ये सवाल तो मन में आता ही है और इसका जवाब छिपा है इस नदी के बदलते रूप में। देखिए, जैसे-जैसे ये नदी पहाड़ों से, पठारों से और फिर मैदानों से गुजरती है, हर इलाके के लोग इसे एक नया नाम दे देते हैं, जो इसके बदलते मिजाज और इसकी ताकत को दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये शानदार सफर, कोई 2900 किलोमीटर लंबा, जो शुरू होता है हिमालय की बर्फीली चोटियों से और खत्म होता है बंगाल की खाड़ी के विशाल डेल्टा में। देखते हैं कि ये नदी कैसे अपना रूप और अपना नाम बदलती है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है इसके जन्म से, एक ऐसे उद्गम से जो सदियों तक पूरी दुनिया के लिए एक अनसुलझी पहेली बना रहा। सदियों तक बड़े-बड़े खोजकर्ता बस इसी एक सवाल से जूझते रहे कि आखिर ये ब्रह्मपुत्र नदी शुरू कहाँ से होती है। ये बहस आकर टिक गई थी हिमालय के 3 बड़े ग्लेशियरों पर और तीनों का अपना-अपना मजबूत दावा था। अब यहाँ पर मामला थोड़ा पेचीदा इसलिए था क्योंकि सवाल ये था कि नदी का स्रोत माना किससे जाए। कुछ लोगों का कहना था कि स्रोत वो जगह होनी चाहिए जहाँ से सबसे ज्यादा पानी आता है, यानी कुबी ग्लेशियर। वहीं दूसरों का मानना था कि स्रोत सबसे दूर वाला पॉइंट होना चाहिए और इस हिसाब से छेमा युमडुंग ग्लेशियर ही असली स्रोत था। खैर, ये ऐतिहासिक बहस तो अपनी जगह है, लेकिन आज की तारीख में मॉडर्न सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने इस रहस्य से काफ़ी हद तक पर्दा उठा दिया है। ज्यादातर सबूत अब कैलाश पर्वत के पास मौजूद आंगशी ग्लेशियर की तरफ इशारा करते हैं, जिसे ब्रह्मपुत्र का सबसे संभावित स्रोत माना जाता है। तो अपने जन्मस्थान से निकलकर ये नदी दुनिया की छत कहे जाने वाले तिब्बती पठार के ऊपर से पूरब की तरफ एक बहुत लंबा सफर शुरू करती है। यहाँ इसे जाना जाता है यारलुंग त्सांगपो के नाम से, जिसका मतलब होता है द प्योरीफायर, यानी शुद्ध करने वाली। शायद इसका ये नाम इसके साफ पानी की वजह से पड़ा होगा। यहाँ ये नदी 1700 किलोमीटर से भी ज्यादा हिमालय के साथ साथ बहती है। जरा इस ऊंचाई का अंदाजा लगाइए, 4000 मीटर। इतनी औसत ऊंचाई पर बहने वाली ये नदी दुनिया की सबसे ऊंची नदियों में से एक है और यही ऊंचाई इसे देती है जबरदस्त ताकत, एक ऐसी शक्ति जो आगे चलकर तूफान लाने वाली है। और फिर जैसे ही ये नदी भारत की तरफ एक तीखा मोड़ लेती है, वो सारी जमा की हुई शक्ति एक साथ बाहर निकलती है और बनता है दुनिया का सबसे गहरा कैनियन, यारलुंग त्सांगपो महाखड्ड। ये पानी की ताकत का एक जीता जागता सबूत है कि वो कैसे जमीन का नक्शा बदल सकती है। उस विशाल घाटी से निकलने के बाद नदी का रूप एक बार फिर बदलता है। अब देखते हैं कि कैसे ये हिमालय से नीचे उतरकर भारत के मैदानों में एक जबरदस्त ताकत के रूप में दाखिल होती है। भारत में आते ही इसका रूप बदलना जारी रहता है। पहले ये अरुणाचल प्रदेश में सियांग कहलाती है, फिर मैदानों में उतरते ही इसका नाम हो जाता है दिहांग और आखिर में जब इसमें दिबांग और लोहित नदियां आकर मिलती हैं, तब जाकर ये बनती है हम सबकी जानी पहचानी विशाल ब्रह्मपुत्र। दक्षिण की तरफ से दिबांग और लोहित जैसी बड़ी बड़ी नदियां इसमें आकर मिलती हैं। ये सिर्फ पानी ही नहीं लाती, बल्कि अपने साथ लाती हैं ढेर सारी मिट्टी और गाद, जिससे इस नदी का चौड़ा पाट बनता है। और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ यानी उत्तर में हिमालय से मानस और सुबनसिरी जैसी ताकतवर नदियां भी इससे जुड़ जाती हैं। पानी के इस महासंगम का नतीजा ब्रह्मपुत्र इतनी फैल जाती है कि ये एक नदी नहीं बल्कि कई धाराओं का एक जाल बन जाती है। और इसके इसी जाल जैसे स्वरूप का सबसे बेहतरीन उदाहरण है माजुली, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। ये असमिया संस्कृति का एक जीता जागता केंद्र तो है, लेकिन साथ ही ये नदी की ताकत की याद भी दिलाता रहता है, क्योंकि नदी का कटाव लगातार इसके अस्तित्व के लिए एक खतरा बना हुआ है। अब हम पहुंचते हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव पर, बांग्लादेश। यहाँ ये नदी अपने सबसे बड़े बदलाव से गुजरती है, जब ये दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा में से एक में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में आते ही ब्रह्मपुत्र को एक नया नाम मिलता है, जमुना। और यहाँ इसका आकार और भी विशाल हो जाता है जब सिक्किम से आने वाली एक और बड़ी नदी तीस्ता इसमें आ मिलती है। और फिर आता है इस सफर का क्लाइमैक्स। जमुना मिलती है पद्मा से, जो कि गंगा का ही स्थानीय नाम है, और आगे चलकर ये दोनों मेघना में समा जाती हैं। इन 3 विशाल नदियों का ये महासंगम बनाता है दुनिया का सबसे बड़ा और उपजाऊ डेल्टा, जो लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी का आधार है।
तो जैसा कि हमने देखा, ब्रह्मपुत्र सिर्फ पानी का एक बहुत बड़ा बहाव नहीं है। ये एक ऐसी जीवन रेखा है जो सरहदों के पार 4 देशों के करोड़ों लोगों को आपस में जोड़ती है। चीन यानी तिब्बत, भारत, भूटान और बांग्लादेश, ये चारों देश इसी एक नदी प्रणाली पर निर्भर हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक देश में लिया गया कोई भी फैसला बाकी देशों पर असर डालता है। इसलिए आपसी सहयोग यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। सदियों से ये नदी सिर्फ पानी का नहीं, बल्कि संस्कृतियों का भी संगम रही है। इसके किनारे कई सभ्यताएं, आर्य, मंगोल, तिब्बती और मुगल, आपस में मिली हैं। ये एक हाईवे की तरह थी जिसने व्यापार और विचारों के लेन देन को बढ़ावा दिया और इस पूरे क्षेत्र को एक नया रूप दिया। लेकिन आज ये प्राचीन नदी एक नई चुनौती का सामना कर रही है, और वो है जलवायु परिवर्तन। ऐसे में इन चारों देशों के लिए इस साझी विरासत को संभालना पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। इस महान नदी का भविष्य और इसके किनारे बसने वाले करोड़ों लोगों का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि ये देश मिलकर इसकी रक्षा कैसे करते हैं।